वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। देखिए, जैसे कि आज डेली डिस्कशन करते हैं, अभी 2 दिन से थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा है ड्यू टू द सम पर्सनल रीज़न। ठीक है, तो आज डेट है थर्सडे 24 और कल की वीडियो भी आपको अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आज ही मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया है। तो देख लेते हैं आज कौन कौन से न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स। देखिए, सबसे पहला है पोल्यूशन के ऊपर। अभी एक्चुअली हुआ क्या है, आपको पता है कि जो हमारा कैपिटल है दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर रीजन है, ये हर साल का एक इशू बना हुआ है कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, विंटर शुरू होता है, इसके आसपास जैसे हरियाणा, ठीक है, तो ये आए दिन का एक इशू रहता है जब जैसे ही विंटर शुरू होता है। सेम वैसे ही अभी क्या हुआ है कि वेनेसडे को वापस से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिवाइज़ करवाया कि जो हमारा क्लीन एयर है, ठीक है, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका जो क्लीन एयर है वो एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो आपके राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 के अंडर में कवर होगा। और आपको पता है जब फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो यहाँ पे स्टेट पे ही क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि आप किस तरह से इसकी सिक्योरिटी कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी बहुत बार वर्डिक्ट दिया है इसका, तो सेम केस वापस आया। क्योंकि क्या होता है कि अभी 4-5 दिन से एनसीआर के रीजन में कंप्लेन आने लगी है कि लोगों के द्वारा पुअर जो एयर है उसे इनहेल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही विंटर शुरू होता है, रबी क्रॉप शुरू होती है, तो उससे पहले जो खरीफ क्रॉप लास्ट जो रेसिड्यूज़ बची हुई होती हैं, जिसे खूटी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, उसे जला दिया जाता है, उसे बर्न कर दिया जाता है। एक्चुअली वो होता राइस का है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑलरेडी आपके राइस से मिथेन गैस बहुत रिलीज़ होती है, तो जब उस खूटी को बर्न कर दिया जाता है तो उससे पोल्यूशन बहुत निकलता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फील्ड में जो है सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया और बहुत अलग अलग डिफरेंट के जो केमिकल्स है वो यूज़ किए हुए होते हैं क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो उन्हें बर्न करने पर इन्वायरमेंट के अंदर जो PM 2.5 है ना, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 PM 10 जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं, जिनका जो क्वांटिटी या फिर जो साइज़ होता है ना वो बहुत बारीकी होता है, तो इनहेल में वो सीधा लंग को इफ़ेक्ट करता है ये। ठीक है, तो इसलिए है। और लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और इवन यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है कि अभी 3 साल पहले CAQM यानी कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया था एक्ट के अंडर में। ठीक है, वो कमीशन सीधा सीधा फेलियर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में पहले तो ये था कि पहले क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, हरियाणा है और पंजाब है, इन तीनों का जो है यहाँ पे मेनली कंट्रीब्यूशन माना जाता है एग्रीकल्चर और फार्मर्स का। जब से यहाँ पे 2022 में या इससे पहले जब आम आदमी पार्टी पंजाब में आई 2022 में इलेक्शंस के बाद, तो ये माना गया था कि अब दिल्ली और पंजाब में तो सेम ही गवर्नमेंट है। क्योंकि जब गवर्नमेंट अलग अलग होती है ना स्टेट में, तो बहुत इशू आता है कोऑर्डिनेट करने में। तो यहाँ पे होप किया जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट अब सेम हुई है 2 जगह पे, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर देगी। लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड वही का वही रहा और अब तीसरा स्टेट यानी हरियाणा और यूपी को जो है ब्लेम गेम करना शुरू होने लगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉलिटिकल विल तो यहाँ पे जीरो है। ऊपर से आपका जो एनसीआर यहाँ पे CAQM जो कमीशन एक्ट बना था वो कहीं ना कहीं अपने फंक्शनल को फुलफिल करने में फेलियर रहा है, जो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करी गई है। अभी वेडनेसडे को अपेक्स कोर्ट ने वापस जो है पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को जो है अपने फेलियर्स की वजह से जो फार्मर्स को जो चेक नहीं किया गया क्रॉप रेजिड्यू के बारे में, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि आप, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये इशू पहला नहीं है, पहली बार नहीं है, काफ़ी डिकेड से ये इशू चल रहा है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी सीडर्स हो गया, मशीन हो गई, या इसके अलावा जो है क्रॉप को बर्न करने से उनको निकालने का अलग अलग मशीन जैसे हैप्पी सीडर बोलते हैं, या फिर कोई और तरीका जैसे एक ऐसा है कि केमिकल से उन क्रॉप्स के ऊपर, जैसे कि आपका वो होता है शुगर होता है। ठीक है, शुगर से कोड तैयार किया जाता है, उसका नाम मैं आई जस्ट फॉरगेट दैट नेम कि वो जो शुगर का कोड होता है वो क्रॉप के ऊपर डाल दिया जाता है, जो खूटी होती है, रेजिड्यू होता है, तो क्या होता है कि वो गल जाता है। ठीक है, तो जब आप जुताई करते हो खेत के नए क्रॉप के लिए तो ऑटोमेटिकली वो सॉइल के साथ मिल जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी सक्सेसफुल नहीं रही हैं, क्योंकि कई क्या होता है कि कई जो क्रॉप होती है, कई जो फार्मर्स होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स भी हैं। हरियाणा और पंजाब में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फार्मर्स जो हैं हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में बहुत बड़े फार्मर्स हैं। ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, तो उनसे इतना बियर नहीं हो पाता है। ठीक है,
और अगर आप जोग्राफिकली लोकेशन देखोगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये एक पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड एरिया है। आसपास ओशन नहीं है, आसपास वाटर बॉडीज़ नहीं है, और ऊपर भी जो है हिमालय है, ठीक है। इधर नीचे सदन में जो है साउथ वेस्ट में आपको अरावली दिखेगी, इधर आपका जो है पाकिस्तान से पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और इधर चाइना और आपका हिमालय का पूरा जो है एक्सटेंशन आपके म्यांमार तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हवा जो है ना ये पूरी ट्रैप हो जाती है ना। तो ये इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, CAQM हो, ये फेल ही रही है अक्सर अपने नेबरहुड और अपने आसपास के जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी एजेंसी को अभी तक विजिलेंस करने के लिए काम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वापस यही बोला है कि जो एजेंसी है उन्हें अपना काम करना चाहिए वापस से, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मर्स है उनके इशूज़, उनके जो मेन कॉज है, दैट मीन्स यहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिच है, यानी टेक्निकली आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो फार्मर्स को, एक नया सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कॉस्ट रेशियो यानी उनका जो कॉस्ट होता है ना वो इस हिसाब से होना चाहिए कि वो फार्मर्स के लिए बियरेबल हो, है ना। तो इस चीज़ पे यहाँ पे जो है फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। तो आप प्लीज़ एक बार शंकर आइए से पोल्यूशन, स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन के बारे में रिवाइज कर लीजिएगा। ये प्रीलिम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपको पता है, मैं एक बार मैप दिखाती हूँ आपको। जैसे देखिए ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर है, ये मॉरिशस है। मॉरिशस का ही आइलैंड जो है चागोस आर्किपेलागो है, ठीक है। अब क्या है ये 18th सेंचुरी तो मॉरिशस के पास ही था, लेकिन उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन अपना बसा लिया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने मॉरिशस और चागोस आर्किपेलागो पे भी अटैक किया, लेकिन 1965 में, ठीक है, फ्रीडम मिल गया किसको, मॉरिशस को। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ये जो चागोस आर्किपेलागो है इसके अंदर टोटल 58 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे इस तरीके से 58 आइलैंड्स हैं, लेकिन चागोस आर्किपेलागो जो है मॉरिशस को नहीं दिया, ठीक है। और आप पूछ भी सकते हो कि ऐसा क्या रीज़न है कि भैया आपने मॉरिशस को तो फ्री कर दिया कॉलोनाइजेशन से, मॉरिशस के साथ साथ इंडियन ओशन में बहुत सारे नेशन थे, है ना, तो आप इस आइलैंड को भी कर देते। इसका पीछे का रीज़न पता क्या था, क्योंकि यूके ने उस टाइम यूएसए के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसमें ये था कि यूएसए जो है यहाँ पे यानी चागोस आर्किपेलागो में जो है यूएसए को एक अपनी जगह देगा। इसका नाम है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया एक छोटा सा आइलैंड है जो कि चागोस आर्किपेलागो का एक आइलैंड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखिए, जैसे ये पूरा चारको आर्किपेलागो है, इसमें ईगल आइलैंड, डेंजर आइलैंड, एगमोंट, डिएगो गार्सिया, ठीक है, थ्री ब्रदर्स, नेल्सन आइलैंड, सैलमन आइलैंड्स, प्योरो बेनोज, ये सारे छोटे छोटे आइलैंड, जैसे 50 के आसपास, 58 के आसपास आइलैंड है। तो ये डिएगो गार्सिया जो है ना यूके ने यूएसए को दे दिया, किस चीज़ के लिए, मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए, है ना, 1965 के बाद जब मॉरिशस को इसने फ्री कर दिया था। पूरा आइलैंड नहीं, सिर्फ डिएगो गार्सिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिएगो गार्सिया से है आप डायरेक्टली जो है इंडिया पूरा का पूरा साउथ एशिया के जितने भी नेशंस है ना इन पे नजर रख सकते हो। और इसका मेन मोटिव डिएगो गार्सिया को जो है ना चाइना को कंट्रोल था, ठीक है। चाइना हो गया या फिर आगे जो भी नेशंस है, मतलब इवन इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि ये जो सदर्न एशियन है, ये पूरा का पूरा सदर्न एशियन है, ठीक है, इनमें मेनली कंट्रोल था। और उस समय तो देखिए अभी तो चाइना अब जाके उभरा है, लेकिन उस समय जो है ये पूरा वेस्ट एशिया की वजह से था, डिएगो गार्सिया से यहाँ पे पूरा, क्योंकि क्या होता है कि आए दिन आपको पता है रेड सी, पर्शियन गल्फ में, है ना, या इवन अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और उस समय तो जो है अफगानिस्तान में तालिबान से पहले अमेरिका का ही काफ़ी अच्छा खासा 20 से 30 साल जो है अमेरिका की एयरफोर्स थी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ इंडियन ओशन में इसको जगह चाहिए थी अमेरिका को अपना बेस सेटअप करने के लिए। तो इसने क्या किया, यूके से ये डिएगो गार्सिया लिया, ठीक है। अब क्या हुआ 2019 में जो है ना मॉरिशस गया, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, जुडिशरी कोर्ट है, वहाँ पे इसने केस फाइल किया यूएन के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली 2019 से लेकर अब जो है ये जंग चलती रही, जिसमें इंडिया ने पूरी तरीके से मॉरिशस को सपोर्ट किया कि भैया ये तो कॉलोनाइजेशन का एक सिंबल है, क्योंकि भैया आप कॉलोनाइजेशन से ही आपने ये जो आर्किपेलागो है, ये जो आइलैंड है चागोस आइलैंड जो है, आपने मॉरिशस से कॉलोनाइजेशन के टाइम पे लिया था। जब आपने मॉरिशस को 1965 में फ्री किया था तो इसे भी फ्री कर देना था। तो आपने फिर यहाँ पे अमेरिका को बेस सेट, अपनी जो आर्मी बेस है उसको सेट करने के लिए कैसे दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो IJC है यानी इंटरनेशनल जुडिशरी कमीशन है, कोर्ट है, उसने क्या करा, इसे नल एंड अवॉइड कर दिया। दैट मीन्स ये गलत है, कॉलोनाइजेशन के जो है उसको सिग्निफिकेंस को दिखाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अब बात ये आ रही है कि यूके को जो है अब ये चागोस आर्किपेलागो है, ये मॉरिशस को रिटर्न करना होगा। तो कंटेक्स्ट ये है अब, ठीक है। तो चलते हैं।
तो कंटेक्स्ट ये है, ठीक है। आई होप आपको पीछे की थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि अब यूके का डिसीजन आ गया है कि वो अब जो चागोस आर्किपेलागो है इसे मॉरिशस को वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत ही शिद्दोजात लड़ाई के बाद मिला है, ऐसा नहीं है इजीली मिलने वाला है। आप देखिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है, यूके का इसका यूएसए के साथ एमओयू साइन था ना, क्योंकि और यूएसए की नेवल बेस थी और आपको लग रहा है इतना ईजिली दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, डिएगो गार्सिया को यूएसए ने यूके से 99 ईयर्स के लीज पे लिया था, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरीके से दिया, इसने लीज पे दिया था। और स्पेसिफिकली यहाँ पे डिएगो गार्सिया को जो अमेरिका के अंडर में रखने का बहुत बड़ा रीज़न था मिलिट्री फैसिलिटीज़ रखना, बॉर्डर्स जो बिल्कुल ही जो इंडियन ओशंस के बॉर्डर्स के कंट्री नेशंस हैं उन पे निगरानी रखना। स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं अमेरिका का मेन टारगेट था इंडियन ओशन डिजाइन पे अपना हक रखना, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि यूके यूएसए डिएगो गार्सिया को जो है, अगर अब बात आ जाती है कि इंडिया धीरे धीरे यहाँ पे, ऑल्दो इसके बेसिस पे इंडिया ने आसपास अपनी पेट्रोलिंग करी है, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस भी करे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, देखिए ऑलरेडी क्या होता है कि अब यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशन अगर आप प्रेजेंट टाइम पे बात करोगे तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे डिएगो गार्सिया में यूएसए का सपोर्ट होने की वजह से इंडियन ओशन में इंडिया को बहुत, ऑल्दो इंडियन ओशन पूरा इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन यूएसए की वजह से यहाँ पे जो है इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिली है, ठीक है। तो ये भी एक अलग से देखने वाली बात है। लेकिन इंडिया ने मॉरिशस का सपोर्ट यहाँ साफ साफ दिया है, ये बात में इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, ठीक है। इवन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यूएस का जो प्राइम मेन था ये था कि अमेरिका बेस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सबमरीन्स अपने जो वेस्टर्न इंडियन ओशंस की तरफ से जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उन पे होने वाले जो इश्यूज़ हैं उन पे कंस्ट्रेंट रखना, अपना कंट्रोल रखना, ठीक है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल सिंपली आप देख सकते हो कि आए दिन कभी ना कभी रेड सी जो है ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जो है यूएसए का कहीं ना कहीं रोल रहता ही है। तो यहाँ पे अपने आसपास के लोकेशन में यानी डिएगो गार्सिया में उसका एयर बेस बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। इवन यहाँ पे राइटर ये भी बता रहे हैं कि देखिए इंडिया का जो है यूएसए के साथ ज़्यादा शिफ्ट होना, वेस्ट की तरफ शिफ्ट होना, इसके जो नॉन फ्रेंड्स हैं यानी यूएसए के यानी वेस्ट के अगेंस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रशिया है, ईरान है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके साथ इंडिया का जो रिलेशन है उसको बना के रखना इंडिया के लिए बहुत बड़ा टफ गेम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का वेस्ट की तरफ से ज़्यादा शिफ्ट होना, बाकी के फ्रेंड्स जो नॉन वेस्ट सपोर्टर अलायंस वाले कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक रिलेशन बायलैटरल बना के रखना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। चाहे वो रशिया के साथ, जैसे कि आपको पता है रशिया के साथ हम क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है क्रॉप्स को, इवन मेनली हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से आता है, ईरान से हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है इंडिया के लिए, ठीक। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे ये भी है कि बार बार राइटर यही बता रहे हैं कि देखिए चागोस का वापस मॉरिशस को मिलना इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। हमेशा जब से ये केस इंटरनेशनल जुडिशरी कोर्ट में गया था तब से इंडिया ने अपने जो है सपोर्ट जो है मॉरिशस को रखा है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि डिएगो गार्सिया जो बेस है अभी यूएस के कंट्रोल में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि यूके यूएस के एक्सेस के बीच में जो है साइन हुआ था 99 ईयर्स के लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी तो हो सकता है कि ये मॉरिशस के अंडर में ही चला जाए। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है अभी अगर हम देखें तो इवन यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि चाइना पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मेनली जो है डिएगो गार्सिया में यूएसए का रहना कहीं ना कहीं इंडिया को पॉजिटिव भी देता है, ठीक है। ये बात कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जिस तरीके से वेस्टर्न और इंडियन ओशन में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए इंडिया का वेस्ट की तरफ, ठीक है, इंडिया का मॉरिशस के साथ, इंडिया का चारको आर्किपेलागो के साथ अपना एक डोमिनेट बना के रखना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और अभी इंडिया ने अपनी जो मॉरिशस सिक्योरिटी है उसे बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्ट लुइस जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक असिस्टेंट का काम करेगा, एक बहुत बिल्डिंग क्रिएट करेगा फॉर द स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी जो है रिसर्च, अपनी जो माइनिंग है, अपनी जो इकोनॉमिकली है ओशन से उन चीज़ को गैदर कर सके, स्पेसिफिकली लीगल फिशिंग हो सके, अदर कोई थ्रेट्स ना हो, और जो चाइना का जो इंट्रूजन होता है यानी जो अटैक होता है इंडियन ओशंस में उनसे जो है बचा जा सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि भैया आप इंडियन ओशन में आप देखो ना ये नेशन से आपके, अब चाइना ने मॉरिशस से यहाँ से मलक्का आइलैंड से यहाँ आते हुए पाकिस्तान पे अब आने लग गया, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना लिया। अब वहीं मॉरिशस है, ये इन आइलैंड्स का अगर छोटे छोटे आइलैंड्स देखने में छोटे हैं, अगर सपोर्ट आपकी इंडिया को रहेगा ना तो बहुत बड़ा बहुत मैटर करता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये जो नेशंस हैं इनका इम्पैक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, आपको पता है कि अभी 26 नवंबर आने वाला है
और 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे राइटर जो है आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 5 चीज़ें एक्चुअली बता रहे हैं ये कि कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो है फोकस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है आपको पता है बेसिकली हिस्ट्री देखें तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। ठीक है, उस समय की रियलिटी बहुत अलग ही। उस समय की इंडिया की पॉपुलेशन भी देखोगे तो 370 मिलियन था। वुमेन जो है काफ़ी एवरेज थी। हर एक वुमेन के पास मतलब हर जो मदर बनती थी वो कम से कम 6 बच्चों की माँ होती थी। 80% ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट थी। और उस समय अगर आप ओवरऑल अपने कॉलेज, अपने पूरा एजुकेशनल अकेडमिक देखोगे तो 1957 तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 20 यूनिवर्सिटी और अप्रॉक्सीमेटली 500 एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, और जिसमें स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख थे, और फैकल्टी अगर आप देखोगे तो 20,000 के आसपास थे, है ना। और आज इंडिया की अगर आप बात करोगे तो कम से कम 40 मिलियन स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड है, और कम से कम 1.5 मिलियन फैकल्टी मेंबर्स हैं, यानी 1.5 मिलियन, समझ रहे हो, है ना। तो यहाँ तो अभी प्रेजेंट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा फैकल्टी बढ़ गई है। अब देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। 47% ऑफ इंडियन आर लो एज ऑफ 25, ठीक है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है ना। और 2/3 ऑफ हैव बीन, इसमें से भी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसमें से भी जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो आपके लिबरलाइजेशन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। इससे पहले मतलब इसके बाद की बॉर्न है, यानी 1990 मतलब आप मान लो 1993, 95, 2000 के बीच में ये बॉर्न है, ठीक है। पिछले मतलब 1990 से आप ये कह सकते हो 1990 से 2000 के बीच में बॉर्न है। ये मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो आज नियरली 25 ईयर्स के आसपास है ना। तो यहाँ पे इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे सिंगल माइंडेड फोकस जो है सब्जेक्ट्स को बढ़ावा देने में, स्पेसिफिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जिसको स्टेम बोलते हैं, मेडिकल, इन लोगों ने क्या करा है, हमें डिज़ायर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वैल्यू सिस्टम हमारी जो सोसाइटी में होनी चाहिए वो चीज़ जो है बढ़ावा नहीं दिया। नो डाउट आज टेक्निकली हमने जो है अपने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पास आउट्स हैं, वो काफ़ी टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है कि जो वैल्यू सिस्टम हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला, हमारी कंट्री की जो वैल्यू है, हिस्टोरिकल है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लैक होती हैं, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे राइटर ने रिवाइज़ करवाया है कि वो कुछ 4 से 5 चीज़ें बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमें यहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इंडिया जो है 75 एनिवर्सरी बनाने वाला है इस बार, ठीक है। और अभी हमारे पास हायर एजुकेशन में आप मोर देन 100,000 जो है यूनिवर्सिटी देखोगे, नियरली 50,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, है ना। और 2047 तक ये माना जा रहा है कि इंडिया जो है एक तरीके से एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे 5 क्या बोल सकते हैं आप, कंपाइलिंग रीजंस बता रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशंस को क्यों पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे है क्रिएटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। देखिए, कॉन्शियसनेस कह लो या कॉन्शियसनेस कह लो, दैट मीन्स ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या होता है कि एक होता है आप बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप किसी भी चीज़ का जो है जवाब देते हो। कॉन्शियसनेस क्या होता है या कॉन्शियसनेस क्या होता है कि आपको पहले से मतलब एक सब कॉन्शियस माइंड का एक गेम होता है। इसमें आपको इंट्यूशंस पता चलते हैं कि क्या है, किस तरीके से आपका सिनर्जाइज होता है आपके एवोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें बताना चाहिए। ऊपर से सोशो और इकोनॉमिक जो हमारी डाइवर्सिटी है, आपको पता है हर कोर्स पे पानी बदलता है, 10 कोर्स पे भाषा पानी बदल जाती है अक्रॉस द लेवल स्टेट्स। उसके डिफरेंशिएट इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। 75th एनिवर्सरी वी मस्ट बिल्ड अ मोरल वाइटल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट bind us as a people. इसके अलावा will have the direct and substantive bearing on promoting progressive nations building ideas while shielding us from the consequences of the sectarian perspective, ठीक है। इसके अलावा the framers of our constitutions were conscious of the imperative of creating a collective consciousness of the people of India. They did by providing flexibility and freedom of pursue a pluralistic idea of nation building. क्योंकि देखिए, अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशंस के जो निर्माता थे, ठीक है, जिन्होंने बनाया, अगर आपको उनके माइंडसेट को भी पढ़ना है ना, ये आज भी माना जाता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे, ठीक है, उनके माइंडसेट को पढ़ना है तो आप सिंपली हमारा प्रियम्बल पढ़िए, क्योंकि प्रियम्बल जो है पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशंस की एक समरी प्रोवाइड करवाता है, और किसी भी चीज़ की समरी जो है ना उस पूरे की जिस्ट है, ठीक है, पूरे एक डॉक्यूमेंट की जिस्ट होती है जो क्रिस्प में बताती है कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ पे हाईलाइटेड है ना। और हमारे जिस तरीके से जस्टिस को जिस तरीके से बताया गया, इक्वालिटी पे जिस तरीके से फोकस किया गया है, जिस तरीके से डाइवर्सिटी पे फोकस किया है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी लिए हुए को इतनी तवज्जो, इतनी रिस्पेक्ट के साथ जो है एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। दूसरी बात जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फ्रेमवर्क अगर आप बात करोगे तो ये आइडेंटिटी क्रिएट करता है, टू क्रिएट, टू नर्चर, टू एक्सपैंड आवर इंडियन आइडेंटिटी, और इसके अलावा इट प्रोविजंस फॉर फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग राइट्स, फ्रीडम्स एंड इलस्ट्रेटिंग देयर इनहेरेंट पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ नेशंस, ठीक है। इसके अलावा प्योरिस्टिक आइडेंटिटी में अगर आप बात करोगे तो पीपल का जो है, इंडिया को जो रिफ्लेक्ट होता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्पेसिफिकली आपका जो प्रियम्बल है ना, कि वो आपको प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी रखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट नेशन, जैसे अल्फ्रेड स्टीफन जुआन कहते हैं, है ना, कि स्टेट नेशन पॉलिसी इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और वी फीलिंग, ठीक है, ताकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्ट ऑफ पीपल, पर्टिकुलर एक सेक्ट या एक रिलीजन ऑफ पीपल ना हो गए, यहाँ पे वी है। और आप अगर एक बात देखोगे ना, हमारा जो प्रियम्बल है ना, आज खोलना वापस अपनी कोई एनसीईआरटी से भी खोल लेना, ये लक्ष्मीकांत देखना, कहीं भी देख लेना एनसीईआरटी, कोई भी एनसीईआरटी बिठोगे तो प्रियम्बल का जो पहला वर्ड होगा ना वो वी से, वी आर द इंडियन पीपल, वी आर द इंडियन पीपल, ठीक है। तो ये एक ना प्लूरैलिटी को दिखाता है, ठीक है। ये बहुत ही ग्रेट थॉट है, आप सोच नहीं सकते हो कि एक बार आप सोचिए, आज से 75 साल पहले जहाँ भुखमरी पीक पे थी, है ना, हंगरनेस पीक पे था, इलिटरेट, आपकी 80% पॉपुलेशन इलिटरेट थी गाइज। आज अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो 7.04% लिटरेसी रेट है हमारे नेशन की, 2011 के हिसाब से बता रही हूँ। आज नियरली ये 75 क्रॉस कर चुका होगा आराम से, ठीक है, 80+ भी होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस ज़माने में, उस टाइम 80% इलिटरेसी थी, और उस टाइम के लोगों को आपका इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन देना और इतने बड़ी चीज़ें, इतने प्लूरैलिटी, है ना, सेक्युलरिज्म और ऑनेस्टी, और इसके अलावा जो डाइवर्सिटी को इन्फसाइज करना, सल्यूट है हमारे लीडर्स को, है ना। तो बहुत गूज़बम्स उठते हैं, आप सोचोगे तो बहुत ही, है ना। तो खैर, तो यहाँ पे वी फीलिंग मैनी टेक द फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग अ ट्रेडिशन, हिस्ट्री एंड शेयर कल्चर इंक्लूसिव मैनर विद द ऑल सिटीजन इंकरेज टू फील अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टू कॉमन सिम्बल्स ऑफ द स्टेट एंड सम फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियाटिज्म, ठीक है। तो ये देशभक्ति को दिखाने का एक तरीका है, क्योंकि देखिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने जो आज़ादी ली है ना 200 साल बाद जो है हमने अचीव करा है, वो बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, है ना। क्योंकि यूके की तरह इतना डिप्लोमेटिक, इतना क्लेवर नेशंस थे, आज़ाद होना, इंडिया जैसे उस समय की, क्योंकि इंडिया आज जो इंडिया वो नहीं था, आज इतने स्मार्ट, आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतने एडवांस, इतने वेल डिफाइंड तरीके से जो है, वैसा इंडिया नहीं था, है ना। इंडिया डिक्लाइन लेवल पे था उस समय, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से इसे निचोड़ा जा चुका था। तो वहाँ उस समय इस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जिन्होंने जितना हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है, हाँ, आपको पता है कितने ज़्यादा हमारे सोशल कल्चर जो वॉर्स हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, है ना, कास्ट मूवमेंट हुए हैं, रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, कितने ज़्यादा हमें रिबेलियंस हुए हैं, 1857 का रिवोल्ट आपको पता है, ट्राइबल मूवमेंट्स पता ही हैं, है ना। तो इन सबको अगर एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं, आज अच्छे खासे अपने टेरिटरी, अपनी सिक्योरिटी, अपने नेशंस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वरना आज भी गुलामी कर रहे होते। तो उस चीज़ के लिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पेट्रियोटिज्म, जो कि नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा काम करता है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बढ़ावा देता है, तो इस चीज़ की एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, क्योंकि आपको पता है हमारे पास इतनी इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिकॉग्नाइज करना वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ आर द अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी प्रमोट करने से क्या होता है कि वहाँ पे जो हमारे पास जो हमारा कल्चर है उसकी हमारी इंपॉर्टेंस पता चलती है, क्योंकि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट एंड मल्टीपल परसुएशंस, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द डाइवर्स पीपल कैन बिल्ड
एंड इन्फॉर्म्ड एंड एनलाइटेंड सिटीजनरी, ठीक है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, एक हिस्टोरिकन है, हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, एक बहुत बड़े हिस्टोरिकन है, आपको पता हो तो प्लीज़ आप बताना, कि जिन्होंने लिखा था कि वर्ल्ड को टूर करने से पहले अगर आपको वर्ल्ड देखना है ना तो आप पहले इंडिया जाइए। बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इन्होंने बोला था, मुझे याद नहीं है, ह्वेन सांग पता नहीं किसने बोला था, ट्रैवलर थे, ही वॉज अ ट्रैवलर। तो उन्होंने बोला था कि आप इंडिया की ट्रैवल करिए पहले, उसके बाद आप वर्ल्ड की ट्रैवल करिए, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बाय अबॉलिशिंग द अनटचेबिलिटी। आपको पता है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, जिसके वजह से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ था, जैसे कि कुएं में पानी नहीं पीना, मंदिर में नहीं जाना, साथ साथ नहीं बैठना, ऊंच नीच का कितना ज़्यादा है ना, और शूक द फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ हिस्टोरिकली इवोल्व्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं था, इवन आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो ये थोड़ा बहुत कम भी था, है ना, लेकिन इससे पहले जो हिस्टोरिकल हो रहा था, क्योंकि एंशिएंट टाइम से हमारे लोगों का माइंड वॉश इस तरीके से किया था पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ लोगों के द्वारा उस समय अपना रुतबा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को, क्योंकि इसीलिए बोला था ना, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं, जैसे कि 1829 में सती प्रथा को अबॉलिश करना, ठीक है। ब्रिटिशर्स, ये बात तो है कि ब्रिटिशर्स कभी भी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर उन्होंने, वो बात अलग है कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इसका ज़्यादा फ़ायदा यूज़ किया है, कास्ट हो गया, कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस को क्रिएट किया यहाँ पे, है ना। तो इसको शूक करना, यानी इसको हिस्टोरिकली जो आपका हज़ारों साल से चलता आ रहा है नेशन में, उसको हटाना बहुत बड़ी बात है, और वो है आपकी अनटचेबिलिटी। और सबका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताती हूँ, आप ना अपने घर में ही देख लेना, मैं दावे से लिख के दे रही हूँ, आज भी 80% मिडिल क्लास फैमिली में ना ये टचेबिलिटी होती है। जैसे कि हमारे घर में काम करने वाली बाइयाँ आती हैं, दीदियाँ आती हैं, या फिर बाहर जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के मेंबर्स होते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप में से कितने लोग हैं, आप अपने घर में बिठा के उन्हें बराबरी में आप उनको अपने साथ खाना पीना खिलाते हो। मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं आज, लेकिन बहुत मेजॉरिटी, स्पेसिफिकली अगर आपकी फैमिली में अगर ओल्ड एज पीपल होंगे ना, मैं लिख के कह रही हूँ, ये पॉसिबल आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप और आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे ना, और अगर आपके घर में ओल्ड एज है, वो कभी होने ही नहीं देंगे इस चीज़ को, उनसे वो बर्दाश्त ही नहीं होता। तो आप समझ रहे हो, और हमें इन पे गुस्से करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी कंडीशनिंग हो इतनी डीप रूटेड है ना, इतने सालों से, ये अपने कम से कम 70-80 साल में डूब चुके हैं। इससे पहले की जनरेशन सोचिए कितना ज़्यादा कंडीशनिंग करा है, कि यहाँ पे ह्यूमैनिटी को भूल कर वो एक ह्यूमन के द्वारा ही बनाए हुए सबसेक्ट पे जी रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन पे ही जी रहे हैं कि नहीं हम अपर कास्ट है, वो लोअर कास्ट है, उन्हें नहीं बिठाना होता, उन्हें नहीं इक्वलिटी देना होता। सोचिए हमारे आज से 75 साल पहले हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेके आए। और सबसे बहुत ग्रेट लेजेंड मिस्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, बहुत, आप जितना सोचोगे गूज़बम्स आएंगे, ठीक है। इसलिए हमें देखिए यूपीएससी में एक खासियत यही है ना, कि हमें बहुत कुछ पता चलती है, सब चीज़ें रियलिटी। और आई डोंट थिंक सो कि आप अगर यूपीएससी में, आप, मैं, कोई भी इवन यूपीएससी में नहीं आते, तो शायद ही हमें इतनी इंपॉर्टेंस, इतना तवज्जो रखता है, क्या है कितना है, शायद ही हम नहीं जान पाते, शायद ही हम में से कोई, है ना। खैर, तो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और सेम ही जो है, कॉन्स्टिट्यूशन फार साइटेड इनफ टू रिकॉग्नाइज द एवेल ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अनटचेबिलिटी भाई किसी इंसान ने थोड़ी डिसाइड किया है कि मैं एक पर्टिकुलर फैमिली में ग्रो करूँगा, बॉर्न होऊंगा, नहीं मुझे तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक दलित समुदाय में होना है, नहीं मुझे तो एक ब्राह्मण दलित समुदाय में होना है, नहीं मुझे तो क्षत्रिय में होना है, नहीं मुझे तो शूद्र में होना है। कोई पर्सन थोड़ी डिसाइड करता, वो उनके हाथ में ही नहीं है। तो देन जब बर्थ उनके हाथ में नहीं है, तो देन हाउ डू यू डिसाइडेड दैट कि यू आर द लोअर एंड वी आर द अपर कास्ट? यही तो एक लड़ाई है ना भाई। लेकिन क्या होता है ना, माइंडसेट जो है उसको कंडीशनिंग इतनी बुरी से कर रखी है, क्योंकि हिस्टोरिकल चल रहा है बहुत लंबे टाइम से। क्योंकि पता है कब से शुरू हुआ है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ोगे ना, ये एक्चुअली ऋग वैदिक के टाइम पे नहीं था। ऋग वैदिक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा वुमेन्स को, बच्चों को, यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, ये सब चीज़ें नहीं थे ऋग वैदिक में। लेकिन जैसे जैसे पोस्ट ऋग वैदिक टाइम पीरियड आता है ना, वहाँ से चीज़ें बदलने लग गई, वहाँ से वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना कम होने लग गया, वुमेन्स को
उसको एज अ लाइक हाउस चोर्स का काम करने वाले, एक कंज्यूमरिज्म वाली चीज़ें थॉट पे आने लग गई। चाइल्ड का और जो कास्ट सिस्टम है वो डोमिनेट करने लगा हमारे इंडियन सोसाइटी में। कब से? पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम पीरियड। और फिर पोस्ट ऋग्वैदिक के बाद तो आपको पता है कि मौर्य डायनेस्टी आती है, फिर अलग अलग डिफरेंट डायनेस्टी आती है, गुप्ता है, फिर हर्ष है, कुषाण है ना, अलग अलग डायनेस्टीज़, फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फिर 10th 11th 12th सेंचुरी, 15th 14th सेंचुरीज़ में तो आपके फिर मुगल्स आए, मुगल्स 15 16 तक, फिर ब्रिटिशर्स आ गए 17th 18th 19 तक चलता रहा, फिर फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, है ना। तो आपको आई होप आपको ये पूरी हिस्ट्री एक बार देख रही होगी, है ना। तो इसको मूव करना, इसको हटाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने इसको किया, ठीक है। तो इसी वजह से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेसिस फॉर सोशल जस्टिस, द जो सोशल जस्टिस रन थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन एज इंडिया सेलिब्रेट द 75th ऑफ एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द एस्पिरेशन टू एडवांस द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस हैज़ नेवर बीन मोर क्रिटिकल, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ आर द इंस्टीट्यूशंस वेयर थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन हो या सोसाइटल स्ट्रक्चर्स कैन बी चैलेंज्ड एंड अ न्यू जनरेशन कैन बिकम अ पार्टिसिपेंट्स इन एफर्ट टू अचीव सोशल जस्टिस, ठीक है। इसके अलावा हमें इसे प्रमोटिंग सोशल जस्टिस के लिए भी रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही ऐसी हैं जो कि यूथ को ये रियलाइज़ करवा सकती हैं कि आपकी कंट्री है, उसकी वर्थ क्या है, उसकी सोसाइटी क्या है, उसे एम्ब्रेस करना, अपनी सोसाइटी को एम्ब्रेस करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को क्रिएट करने में। तो 75 यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को लीड करने में। हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दिन जो है हमारे हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स क्या रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या किए हैं, जो चीज़ हमारे यूथ आइडियल एस्पिरेंट्स को पता होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। यहाँ पे देखिए 30 मिनट्स हो गए। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल कर लूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए। अब आपको एक और वीडियो भी आएगी तो इसलिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है रीसेंट जजमेंट दिया है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल, जिसको CSEM बोलते हैं, ठीक है। ये सोशल जस्टिस में कवर होगा। इसमें इन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट अगर आप इंडिया की बात करोगे ना, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट बताई गई है, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बताई गई है कि अभी इंडिया के अंडर में ना पिछले कुछ सालों से जो है CSM यानी चाइल्ड सेक्सुअल जो इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये किसके द्वारा बताया गया? USA की नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लोरेटेड चिल्ड्रन के द्वारा 46,99,515 वीडियोस जो हैं अपलोड किए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये चाइल्ड बेस यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड मिसलीडिंग करना उन्हें, है ना, फ़ोटोज़ के फॉर्म में, वीडियोज़ के फॉर्म में किया जाता है। इवन यहाँ पे बात बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए NGO ने ऑल्दो कोलिशन किया है, 112 5 NGO है और 5 के साथ 120 सब इसके NGOs हैं जिन्होंने जो है इस चीज़ को रोकने के लिए काम किया है। और NCRB ने भी यहाँ पे रिपोर्ट दिया है कि अगर आप बात करोगे पिछले 4-5 साल से, है ना, प्री कोविड से, यानी आप बता सकते हो दैट मीन्स इंटरनेट का एक टाइम पीरियड जब से बढ़ा है ना। 2018 आपका पीक टाइम है, जियो 2016 में आई, ठीक है। 2016 से 2017 में आपको फ्री इंटरनेट था। उसके बाद 2017 से 2018 एक ऐसा टाइम था जब लोग परचेस करके लेने लग गए थे, सस्ता ही था, 200-150, है ना। तो 218 में जहाँ आपके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस वगैरह 44 थे, वहाँ 1700 के आसपास बढ़ने लग गए, ठीक है। तो आप समझ रहे ह्यूज जंप कितना बढ़ने लगा है। और यहाँ पे अभी ऑलरेडी इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने भी MOU साइन किया है NCMEs के साथ, क्राइम रिपोर्ट, साइबर टिप लाइन रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे केरला ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप पता है कैसे पकड़ते हैं ये लोग, IP एड्रेस के बेसिस पे देखते हैं। जैसे वीडियो है पोर्नोग्राफी चाइल्ड, अब ये किस IP एड्रेस से, आपको पता है हर लैपटॉप, हर PC, हर इसका एक IP एड्रेस होता है जिससे उसका लाइव लोकेशन पता चलता है। तो उससे जो है उस स्कैमर को पकड़ा जा रहा है कि वो जो इस तरह के जो है केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। स्पेसिफिकली केरला पुलिस ने अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट टैकल किया है इस पर, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था, तो ओवरऑल ये था। थैंक यू।